नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 11 यानी चैप्टर 11 चल रहा था। दोस्तों, उत्तर भारत की राजनीतिक दशा हम लोग पढ़ रहे थे 600 से 325 ईसा पूर्व, जिसका टॉपिक 1 दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और आज दोस्तों हम लोग टॉपिक 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक 2 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये बुक जो है और भी लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का बुद्धकालीन भारत के गणराज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु बाद की खोजों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राचीन भारत में राजतंत्रों के साथ साथ गण अथवा संघ राज्यों का भी अस्तित्व था। सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में रिज डेविड्स ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की थी। आगे प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों को गणतंत्र से भिन्न बताया गया है। अवदान शतक से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण गए, जहाँ के लोगों ने उनसे उत्तर भारत की शासन व्यवस्था के विषय में पूछा। उत्तर में उन्होंने बताया कि कुछ देश गणों के अधीन हैं तथा कुछ राजाओं के। आगे आचरांग सूत्र जैन भिक्षु को चेतावनी देता है कि उसे उस स्थान में नहीं जाना चाहिए जहां गणतंत्र का शासन हो। संघ जो है आगे संघ गण का पर्यायवाची था। ठीक है, संघ जो था वो क्या था, गण का पर्यायवाची था। ठीक है, आगे पढ़नी ने संघ को राजतंत्र से स्पष्टतः भिन्न बताया है। क्षत्रियादिक राजात संघ प्रतिषेधार्थकम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। पहला वार्ता सत्रोपजीवी तथा दूसरा राजशब्दोपजीवी। ठीक है, ये 2 है। आगे प्रथम के अंतर्गत कंबोज, सौराष्ट्र आदि तथा दूसरे के अंतर्गत लिच्छवी, वृज्जी भी बोलते थे इसको कहीं मल्ल, मृद, कुक्कुर, पांचाल आदि की गणना की गई है। ठीक है, स्पष्टतः यहाँ राज शब्दोपजीवी संघ से तात्पर्य उन गणराज्यों से ही है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे। महाभारत में भी गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी प्राचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। इससे सूचित होता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंध में कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, राजतंत्रों से भिन्न थे। आगे मुद्रा संबंधी प्रमाणों से भी गणराज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। मालव, यौधेय, अर्जुनायन आदि अनेक गणराज्यों के सिक्के राजा का उल्लेख ना कर गण का ही उल्लेख करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गण का ही उल्लेख करते हैं। आगे इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भारत में गणराज्य थे तथा वे राजतंत्रों से इस अर्थ में भिन्न थे कि
उनका शासन किसी वंशानुगत राजा के हाथ में ना होकर गढ़ अथवा संघ के हाथ में होता था। परंतु प्राचीन भारत के गणतंत्र आधुनिक काल के गणतंत्र से भिन्न थे। आधुनिक काल में गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों निहित रहती है। प्राचीन भारत के गणतंत्र इस अर्थ में गणतंत्र नहीं कहे जा सकते, उन्हें हम आधुनिक शब्दावली में कुलीन तंत्र अथवा अभिजात तंत्र कह सकते हैं, जिसमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा ना होकर किसी कुल विशेष के सम्मुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, किसी कुल विशेष के सम्मुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। आगे उदाहरण के लिए यदि हम वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का नाम लेते हैं तो हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि वहाँ के शासन में वैशाली नगर की संपूर्ण जनता भाग लेती थी, बल्कि तथ्य यह है कि केवल लिच्छवी कुल के ही प्रमुख व्यक्ति मिलकर शासन चलाते थे। आगे बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था, जिसकी राजधानी जो है कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में रोहिणी नदी तथा दक्षिण और पश्चिम में राप्ती नदी स्थित थी। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पीपरहवा नामक स्थान से करते हैं, जहां से बौद्ध स्तूप तथा उसकी धातु गर्भ मंजूषा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसे शाक्य वंशीय सुकीर्ति के प्रतिस्थापित करवाया था। ठीक है, सुकीर्ति ने क्या किया था? जो शाक्य वंशीय थे सुकीर्ति, उन्होंने ही क्या किया था दोस्तों? प्रतिस्थापित करवाया था। ठीक है, आगे कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे, जैसे कि चातुमा, आगे सामगाम, ठीक है, खोमदूस, शिलावती, नगरक, देवदह, शक्कर आदि। ठीक है, इस टाइप्स के भी नगर थे। आगे बुद्ध की माता देवदह की ही कन्या थी। ठीक है, वहीं की रहने वाली थी, मतलब वहीं की ही कन्या थी। आगे शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे। कितने? 80,000। आगे दोस्तों, शाक्य लोग अपने रक्त पर बड़ा अभिमान करते थे और इसी कारण वे अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। बुद्ध से संबंधित होने के कारण इस गणराज्य का महत्व जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, किंतु राजनैतिक शक्ति के रूप में शाक्य गणराज्य का कोई महत्व नहीं था और यह कौशल राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, इस राज्य का विनाश जो है कौशल नरेश विड्डूडब द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विड्डूडब राज्य को खत्म कर दिया। आगे नंबर 2 है दोस्तों हमारा सुमसुमार पर्वत के भाग। आइए इसे भी देख लेते हैं। सुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। ऐसा लगता है कि भग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित थे। भग गणराज्य के अधिकार क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र की यमुना तथा सोन नदियों के बीच का प्रदेश सम्मिलित था। भग लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। ज्ञात होता है कि सुमसुमार पर्वत पर वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। नंबर 3 है दोस्तों अलकप के बुली। आइए इनको देखते हैं। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। बुलियों का वेट द्वीप यानी बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। यही संभवतः
उनकी राजधानी थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया तथा उस पर स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे है नंबर 4, केशपुत्र के कालाम। केशपुत्र का निश्चित रूप से समीकरण स्थापित कर सकना कठिन है। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक क्या हुआ था? फैला हुआ था। आगे, वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि कालामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। इसी गणराज्य के अलार कलाम नामक आचार्य थे जो उरुवेला के समीप रहते थे। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। यहीं से कलाम लोग कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, नंबर 5 है दोस्तों, रामग्राम यानी रामग्राम के कोलीय। यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। दक्षिण में यह गणराज्य सरयू नदी तक विस्तृत था। शाक्य और कोलीय राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इसी नदी के जल पर निर्भर करते थे। नदी के जल के लिए उनमें प्रायः संघर्ष भी हो जाता था। एक बार गौतम बुद्ध ने ही इसी प्रकार के संघर्ष को शांत किया था। कोलीय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। ठीक है, आगे नंबर 6 दोस्तों, कुशीनारा के मल्ल। आइए इसे देख लेते हैं। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान कस्या नामक स्थान से की जाती है। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। नंबर 7 दोस्तों, पावा के मल्ल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के भय से मल्लों ने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया था। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा नंबर 8, पिपली वन के मोरीन। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों इसी वंश के थे। ठीक है, आगे मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थे। ठीक है, शाक्यों की ही एक शाखा थे। महावंश टीका से पता चलता है कि कौशल नरेश विदुडब के अत्याचारों से बचने के लिए वे हिमालय प्रदेश में भाग गए, जहाँ उन्होंने मोरों की कूक से गुंजायमान स्थान में पिपलीवन नामक नगर बसा लिया। मोरों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ही वे मौर्य कहे गए। आगे, मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुआ था। पिपलीवन का समीकरण गोरखपुर जिले में कुसुमही के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों नंबर 9, वैशाली के लिच्छवी। आइए इसे भी देख लेते हैं। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। उनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बशाड़ नामक स्थान में स्थित थी। महावग्ग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर भवन
चैत्य तथा विहार थे। एक पण जातक से पता चलता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे से 1 योजन दूर थी और उसमें पहरे की मीनारों वाले 3 द्वार बने हुए थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटागारशाला का निर्माण करवाया था, जहाँ रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। आगे लिच्छवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रेमी हुआ करते थे। उनकी शासन व्यवस्था संगठित थी। बुद्ध काल में यह राज्य अपनी समृद्धि की पराकाष्ठा पर था। यहाँ का राजा चेटक था। उसकी कन्या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्लकाशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। ठीक है, आगे दोस्तों 10वां नंबर हमारा मिथिला के विदेह, इनको भी देख लेते हैं। बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, परंतु बुद्ध के समय में यह संघ राज्य बन गया। ठीक है, राज्य बन गया। आगे देखते हैं, यह संघ जो है वो राज्य बन गया। विदेह लोग भी वज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। ठीक है, आगे बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहां श्रावस्ती के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, माल लेकर आते थे। आगे है हमारा गणराज्यों का विधान तथा शासन पद्धति। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। चलिए, गणराज्यों के विधान तथा शासन पद्धति के विषय में हमें बहुत कम ज्ञात है। इतना तो स्पष्ट ही है कि लिच्छवी आदि बड़े गणराज्यों की शासन व्यवस्था मौर्य, कोलीय आदि छोटे राज्यों की अपेक्षा भिन्न रही होगी। गढ़ की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ साथ गणराज्य में आंतरिक शांति एवं सामंजस्य बनाए रखना उसका एक प्रमुख कार्य था। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा यानी उपाध्यक्ष, सेनापति, भंडागारिक, ठीक है, कोषाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, भंडागारिक, कोषाध्यक्ष आदि प्रमुख थे। परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार में निहित होती थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी होती थी। समिति के सदस्य भी राजा कहे जाते थे। एक पण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही थी। इसी प्रकार एक स्थान पर शाक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 500 बताई गई है। ये संभवतः राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे, जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भांडागारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवी राज्य अनेक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था तथा प्रत्येक इकाई का अध्यक्ष एक राजा होता था, जो अपने अधीन पदाधिकारियों की
सहायता से उस इकाई का शासन चलाता था। प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष केंद्रीय समिति के सदस्य होते थे। गणराज्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे संधि विग्रह, कूटनीतिक संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति के सदस्य संस्थागार में पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। जब रोहिणी नदी के जल वितरण के संबंध में कोलियों तथा शाक्यों के कृषकों के बीच विवाद हुआ तो उन्होंने अपने अपने अधिकारियों को सूचित किया तथा अधिकारियों ने अपने राजाओं को बताया। राजाओं ने इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात युद्ध का निर्णय लिया। इस प्रकार कौशल नरेश विड्डूडभ द्वारा शाक्य गणराज्य पर आक्रमण किए जाने तथा उनकी राजधानी का घेरा डालकर उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर शाक्यों ने अपने संस्थागार में आत्मसमर्पण अथवा युद्ध करने के ऊपर विचार विमर्श किया। किया। अंत में बहुमत से आत्मसमर्पण का निर्णय लिया गया। लिच्छवी गणराज्य में सेनापति के चुनाव का भी एक विवरण प्राप्त होता है। तदनुसार सेनापति खंड की मृत्यु के बाद सेनापति सिंह की नियुक्ति संस्थागार के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के आधार पर की गई थी। कुशीनारा के मल्लों ने बुद्ध की अंत्येष्टि तथा उनकी धातुओं के विषय में अपने संस्थागार में विचार विमर्श किया था। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि गणराज्यों का शासन जनतंत्रात्मक ढंग से चलाया जाता था। ठीक है, तरीके से चलाया जाता था। यदि यह मान लिया जाए कि बौद्ध संघ की कार्यपद्धति गणराज्यों की कार्यपद्धति पर आधारित थी तो हम गणराज्यों की कार्यप्रणाली के विषय में कुछ और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे निकाल सकते हैं आगे। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि संस्थागार की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्रात्मक संसद के ही समान थी। प्रत्येक सदस्य के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। इस कार्य के लिए आसन पन्नापक नामक पदाधिकारी होता था। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के लिए सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित नियम होते थे। संस्थागार में रखा जाने वाला प्रस्ताव सामान्यतः 3 बार दोहराया जाता था तथा विरोध होने पर स्वीकार कर लिया जाता था। विरोध होने पर बहुमत लिया जाता था। गुप्त मत प्रणाली की प्रथा थी। अनुपस्थित सदस्य के मत लेने के भी नियम बने हुए थे। मतदान अधिकारी को सलाका ग्राहक कहा जाता था। ठीक है, मतदान अधिकारी को क्या कहा जाता था? सलाका ग्राहक। आगे, प्रत्येक सदस्य को अनेक रंगों की सलाकाएं दी जाती थी। आगे दोस्तों, सलाकाएं दी जाती थी। आगे दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं। हाँ, विशेष प्रकार के मत के लिए विशेष रंग की सलाका होती थी जो सलाका ग्राहक के पास पहुंचती थी। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग मिलता है। विवादग्रस्त विषय समितियों के पास भेजे जाते थे। संस्थागार के कार्यों के संचालन के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। गणों की कार्यपालिका का अध्यक्ष ही संभवतः संस्थागार का भी प्रधान होता था। सामान्यतः गणराज्यों की सरकार पर केंद्रीय समिति का पूर्ण नियंत्रण
होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति समिति द्वारा ही की जाती थी। गणराज्यों में एक मंत्री परिषद भी होती थी जिसमें 4 से लेकर 20 तक सदस्य होते थे। ये केंद्रीय समिति द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। आगे है गणाध्यक्ष ही मंत्री परिषद का प्रधान होता था। केंद्रीय समितियां न्याय का भी कार्य करती थीं। आगे है वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के विषय में बुद्ध घोष की टीका। सुमंगल विलासिनी से कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय होते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता था जब वह एक एक करके 8 न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया हो। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र था। इन न्यायालयों के प्रधान अधिकारी इस प्रकार थे। पहला विनिश्चय महामात्र। दूसरा व्यवहारिक यानी व्यवहारिक। तीसरा सूत्राधार यानी सूत्रधार। चौथा है दोस्तों अट्ठकुलक यानी अष्टकुलक। पांचवा है भंडागारिक। छठवां है दोस्तों सेनापति। सातवां है हमारा उपराजा और 8वां है दोस्तों हमारा राजा। ठीक है, राजा का न्यायालय अंतिम होता था। दंड देने का अधिकार केवल राजा को ही था। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त तो कर सकते थे, किंतु दोषी होने पर उसे दंडित नहीं कर सकते थे। वे उसे उच्चतर न्यायालय में भेज देते थे। राजा दंड देते समय पवेनी पोठक अर्थात पूर्व दृष्टांतों का अनुसरण करता था। ठीक है, दंड देने से पहले। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि लिच्छवी गणराज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतया सुरक्षित रखा गया। यह एक नागरिक की स्वतंत्रता के जनतांत्रिक विचारधारा का समर्थन करता है जो विश्व इतिहास में शायद अद्वितीय है। गणराज्यों में ग्राम पंचायतें भी होती थीं जो राजतंत्रात्मक राज्यों की ग्राम पंचायतों के समान ही अपना कार्य करती थीं तथा कृषि, व्यापार, उद्योग आदि के विकास का ध्यान रखती थीं। ठीक है, आगे है गणराज्यों के विधान तथा शासन के विषय में हमें जो थोड़ी बहुत सी सूचना मिलती है उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि ये राज्य बड़े समृद्ध तथा सुव्यवस्थित रहे होंगे। स्वयं महात्मा बुद्ध वज्जी संघ की सुव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। महापरिनिर्वाण सूत्र से पता चलता है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद से वज्जियों की प्रशंसा करते हुए कहा था, जब तक वे बार बार अपने संस्थागार में बैठक करते रहेंगे, मिलकर सहमति से रहेंगे, निर्णय लेंगे, प्राचीन परंपराओं का पालन करेंगे, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे तथा उनके आदेश का पालन करेंगे, तब तक उनकी प्रगति ही होती रहेगी। वस्तुतः वज्जी संघ की शक्ति उसके संगठन में ही निहित थी। जब तक यह संघ संगठित रहा, अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली राजा भी उससे भयभीत थे, किंतु जब उसमें फूट पड़ गई तब उसका पतन हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों गणराज्यों के विनाश के कारण, आइए उसे भी देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग टॉपिक को खत्म करेंगे। गणराज्यों के विनाश के कारण, जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है, बुद्ध काल के कुछ गणराज्य अत्यंत शक्तिशाली एवं सुव्यवस्थित थे। उन्होंने अपने समकालीन राजतंत्रों का बड़ा प्रतिरोध किया था। देश भक्ति तथा स्वाधीनता की भावना उनमें कूट कर भरी हुई थी, किंतु वे राजतंत्रों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके तथा अंतोगत्वा, ठीक है, क्षमा करिएगा, अंतोगत्वा उनका पतन हुआ। ठीक है, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी बताए गए हैं।
ठीक है। आगे काशी प्रसाद जायसवाल का मत है कि समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति ने गणराज्यों की स्वाधीनता का अंत कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनका विलोप हो गया। किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं है। हमें ज्ञात है कि समुद्रगुप्त कालीन गणराज्य नाम मात्र के लिए उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे तथा उन्हें पर्याप्त आंतरिक स्वायत्तता मिली हुई थी। गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसके शासन में उच्च पदों का आनुवंशिक होना है। चूँकि प्राचीन ग्रंथों में सर्वत्र राजतंत्र की ही प्रशंसा की गई थी तथा राजा का पद दैवी माना गया था, अतः गणराज्यों ने भी सुशासन एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाना लाभकर समझा। गणराज्यों के शासक राजतंत्रों के अनुकरण पर महाराज तथा महासेनापति जैसी उपाधियां ग्रहण करने लगे। ये पद वंशानुगत रूप से चलने लगे। कुमार देवी के उदाहरण से स्पष्ट है कि वह लिच्छवी गणराज्य की आनुवंशिक रूप से उत्तराधिकारिणी थी। क्रमशः गणराज्यों में सत्ता सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई। अब राजतंत्रों से उनका कोई विभेद नहीं रह गया। इस प्रकार उनके शासन का जनतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो गया। गणराज्यों की आपसी फूट तथा समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति को भी न्यूनाधिक रूप से उनके पतन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो है चैप्टर नंबर 11 समाप्त होता है। अब दोस्तों नीचे हमारा एक फिगर दिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें कुल दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद हैं, उनको मैंने दोस्तों हाईलाइट किया है हाईलाइटर से। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखिए दोस्तों हम लोगों का गंधार है, ठीक है, गांधार। दूसरा है दोस्तों कम्बोज, ठीक है। आगे हम आते हैं थोड़ा नीचे। तीसरा है दोस्तों हमारा कुरु। चौथा है मत्स्य। पांचवा है सूरसेन, ठीक है। छठवां है दोस्तों पांचाल। सातवां है कौशल। आठवां है वज्जी। फिर है हमारा मल्ल 9वां। फिर है हमारा 10वां अंग। 11वां दोस्तों हमारा मगध। 12वां हमारा काशी। 13वां हमारा चेदी। 14वां हमारा वत्स। 15वां हमारा दोस्तों अवंती। 16वां हमारा अस्मक। ठीक है, तो ये है हमारे 16 महाजनपद। छोटा कर लेते हैं आप लोग, फिगर को चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं। आप चाहिए तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो यही है दोस्तों हमारा 16 महाजनपद। भारत में कहाँ कहाँ है आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसी श्रीवास्तव के बुक को आज तक किसी ने ऑडियो बुक के रूप में कन्वर्ट नहीं किया है, मतलब यूट्यूब पर पढ़ाया ही नहीं गया है आज तक कभी भी इस बुक को। इतना लेंदी बुक है दोस्तों, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट कर ले। और जिन लोगों को दोस्तों मैं आप बता देता हूं, जिन लोगों को इसका 1 डे में 1 लेसन कंप्लीट करके पढ़ना है पूरा टोटल, तो वो मेरे मेंबरशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो मेरे मेंबरशिप को लेते हैं तो आप लोगों को एक दिन में 1 लेसन मिलेगा। ठीक है, चाहे वो जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी चैप्टर रहेगा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर है, आप लोगों की मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द 2 महीने में कंप्लीट कर ले, तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। अब भाई जो मेंबरशिप ज्वाइन करेगा उसको कुछ तो बेनिफिट होगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने मेंबरशिप में सबसे एकदम लोवेस्ट कॉस्ट रखा है। अगर यूट्यूब की हिस्ट्री में दोस्तों अगर केवल 1 रुपीज़ मेंबरशिप में अगर रहता ना, तो मैं वहाँ 1 रुपीज़ कर देता। बट क्या था दोस्तों कि 29 रुपीज़ लास्ट था, तो मैंने बस उतना ही रख दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। आप लोग को पढ़ते रहिए। और वीडियो में जिन लोगों को लगेगा कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो आप लोग प्लेबैक स्पीड बटन से 1.25x कर लीजिए या तो 1.5x कर लीजिए अपने अनुसार। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।